हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के लिए जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 100% आने के चांस हैं। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ये आपको बताने में पूरे तरीके से सक्षम है कि ये जो क्वेश्चंस आप स्लाइड पर देखेंगे ये 100% आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए देख लेते हैं और आप लोग एक अपनी कॉपी और पेन उठा के नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपके सारे तैयार हैं तो इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी में, क्योंकि इतना जो है ये 90+ स्कोर करने के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और आप लोग नोट्स भी बनाते रहें और किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान 100% करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 12th क्लास का जो बायोलॉजी है जब आप खोलेंगे तो एंजियोस्पर्म से शुरुआत है उसकी। तो हमें पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म होता क्या है, एंजियोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म से क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का, यानी आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी का। उसके बाद में आपको एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पूरी तरीके से आनी चाहिए। मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, यानी नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद कैसे इनका निर्माण होता है आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आवृत्तबीजी पौधों में। एक ये विशेष गुण होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन आना चाहिए, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में जब आप इतना सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है वो आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मुख्य क्या पढ़ना है, जो हम बताते हैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पढ़ना है विद डायग्राम। डायग्राम 100% पूछा ही जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों में से एक डायग्राम 100% आपके एग्जाम में आएगा, समझ लो एकदम क्लियर। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की आपको टीएस पता होने चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, इसके काम भी पता होना चाहिए कि टेस्टिस का क्या काम है। उसके बाद ही आपको स्पर्म का डायग्राम आना चाहिए, स्पर्म की पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, स्पर्म के कितने भाग होते हैं पता होने चाहिए, ओवरी पता होना चाहिए, यूटेरस पता होना चाहिए। फिर लेयर ऑफ यूटेरस पता होनी चाहिए, गर्भाशय की कितनी परत होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी होनी चाहिए, एमसी जिसे बोलते हैं, इसकी आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको जानकारी है तो उस चैप्टर में इससे के अलावा कहीं से भी कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद में जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसमें आपको फैमिली प्लानिंग पूरी आनी चाहिए। ये वीडियो हमारा फैमिली प्लानिंग का फुल वीडियो हमारे यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पर ही पड़ा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, कंट्रासेप्टिव्स पता होने चाहिए, गर्भ निरोधक पता होना चाहिए, ट्यूबेक्टोमी पता होना चाहिए, वैसेक्टोमी पता होना चाहिए, नसबंदी होता है महिला पुरुष, IVF पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पूछ देते हैं। जिफ्ट पता होना चाहिए कि जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है, जाइगोट जो होता है वो अंदर कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है फीमेल के अंदर, तो वो सारी प्रोसेस जिफ्ट के अंतर्गत आती है। आपको जिफ्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ फिर कुछ रोग होते हैं, रोग आपको पता होना चाहिए। रोग में कौन कौन से हैं, जैसे एड्स हो गया, एड्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट एड्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख गई है, AIDS, सही तो है? ठीक है, सही स्पेलिंग है। ठीक है, गोनेरिया पता होना चाहिए आपको, हेपेटाइटिस पता होना चाहिए, जेनिटल हर्पेस पता होना चाहिए, सिफिलिस पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बीमारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी पता होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या प्रोसेस होती है इसकी। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टर्म हैं जितने हम बता रहे हैं, इसमें से कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आगे देखते हैं।
अगला आता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अगला चैप्टर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, आनुवंशिकता का से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, मेंडल्स लॉ पता होना चाहिए। सारे मेंडल्स लॉ कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से, ये सारा पता होना चाहिए। इससे पहले आपको इनके टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर आपको इनके टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं जेनेटिक्स डाल करके, और आपको मिल जाएगा मेंडल के टर्मिनोलॉजी के बारे में टोटल। उसके बाद आपको टेस्ट क्लास पता होना चाहिए। बैक क्लास 100% आने वाला है एग्जाम में। ये आपको सारे पॉइंट्स जितने लिखे हुए हैं, बैक क्लास, एल जीनोटाइप, फिनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। सर्च करें हमारा चैनल, आपको मिल जाएगा पूरा पढ़ने के लिए। जो बचे हुए वीडियो हैं वो हम धीरे धीरे बना के डाल देंगे। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद बायोलॉजी का कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल से नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन सारे नोट कर लीजिए, किसी भी अच्छे बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप एनुपोलारिटी पढ़ सकते हैं, पॉलीपोलारिटी पढ़ सकते हैं। फिर ये सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4-5 सिंड्रोम हमने जो लिख रखे हैं, इनमें से एक सिंड्रोम 100% एग्जाम में आने वाला है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, और पटाव सिंड्रोम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 में से एक 100% एग्जाम में आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए ये सारे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्बिनिज्म बीमारी होती 100% आएगा एग्ज़ाम में। एलकैप्टोन्यूरिया ये भी आता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे जो लिखे हैं एकदम से हमने इनको फ़िल्टर करके लिख रखा है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आप इसमें से भी फ़िल्टर कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, इसमें से कुछ भी आप फ़िल्टर नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम डीएनए वाले चैप्टर पर जब पहुँचते हैं तो डीएनए के बारे में आपको टोटल पता होना चाहिए। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए का डबल वाटसन क्रिक मॉडल पता होना चाहिए पूरा, डीएनए के कितने पार्ट हैं, क्या क्या है, पिरिमिडिन बेस कौन से हैं, प्यूरिन बेस कौन से हैं, नाइट्रोजनस क्षारक क्या है, ये सारा डीएनए से रिलेटेड। तो पूरा कुछ भी छोड़ने वाला है नहीं डीएनए में, जो हम कहेंगे छोड़ दो, तो डीएनए तो पूरा पढ़ना है। फिर डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स 2-3 वैज्ञानिकों ने किए थे, सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक फंसेगा एग्जाम में। जैसे कि ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, एवेरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी का एक्सपेरिमेंट है, और हर्से और चेज का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने चूहों पे किया था, इन्होंने लैब में किया था। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे यूट्यूब पर बने रहें, हम एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम तक 100% बायोलॉजी की पूरी तैयारी आपको हमारे वीडियो के साथ हो जाएगी, मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आरएनए की जब हम बात करेंगे तो आपको टोटल आरएनए पढ़ना है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, आरएनए के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद में आप टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल एक अलग से बना होता है, आप चाहें तो ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ये वाली प्रोसेस ऐसे करके कुछ बनता है, आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसे करके एक मॉडल बनता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, बना हुआ मिल जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आपको पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बीमारियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां हमने लिखी हैं, सारी नहीं लिखी हैं, ये सारी, इनमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा, आपको सारा पढ़ लेना है। कॉमन चीज़ें हैं, डेली लाइफ में भी आपको इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो देख लीजिए, मलेरिया है, टाइफाइड है, फाइलेरिया है, एस्केरिस है, निमोनिया है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू। फिर इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम की पूरी प्रोसेस है। फिर लिम्फोसाइट सेल होते हैं, इनका क्या काम है, ये सारी जानकारियाँ आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी। स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल भी आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। कैसे प्लांट्स के हाइब्रिडाइज प्लांट बनाए जाते हैं, कैसे उनकी कल्चर होती है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हरित क्रांति क्या है, इसके फादर कौन थे, हरित क्रांति क्या मतलब है इसका, ये सारी चीज़ें आपको बहुत कायदे से पढ़नी है। बीटी क्रॉप क्या है, बैसिलस thuringiensis फसल क्या होती हैं, ये बेसिकली जो होती हैं बैक्टीरिया से बनाई गई कुछ फसलें होती हैं, इनको बहुत आपको कायदे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। एपीकल्चर जब हम बात करते हैं, मधुमक्खी पालन है, हालांकि कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने उनको डाल रखी हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में चीज़ें सिलेबस में नहीं होती, फिर भी 1-2 बाहर से पूछ दी जाती हैं, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हम कहीं से भी छोड़ नहीं सकते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है, क्योंकि आने वाला 100% इसमें चांस है, 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कैसे उनके जीन एक दूसरे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसके बाद जो एनिमल्स बनते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक फसल भी होती हैं, ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं ट्रांसजेनिक, और एनिमल्स भी होते हैं। तो ये बहुत चीज़ें आपको कायदे से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इकोलॉजी, अगला चैप्टर हमारा इकोलॉजी आ जाता है। तो इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इसमें पढ़ लेंगे।
फूड चेन फूड वेब हम पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल नेचर पढ़ेंगे, और लिंडमान का 10% लॉ जो है इनका वो पढ़ लेंगे, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10% का क्या नियम है इसमें, तो पूरा देख लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा नोट करते रहें, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मैसेज ज़रूर करें। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है, उसका संरक्षण कैसे करते हैं, तो इसके बारे में एक संस्था है जिसे आयुसीएन कहते हैं। ठीक है, आयुसीएन एक संस्था है जो इसकी पूरी देख रेख करती है, रेड डाटा बुक निकालती है। तो रेड डाटा बुक में सारा लिखती है किस पेड़ पे खतरा है, किस एनिमल पे खतरा है, कौन खतरे में है, कौन विलुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार की सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आशा करते हैं आप देखते रहेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपको बायोडाइवर्सिटी के सारे लेवल पढ़ने हैं। 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, फिर उनके अंदर भी पार्ट होते हैं। अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी, अल्फ़ा बीटा गामा ये सारी हो जाती हैं। तो आपको ये तीनों जो है पढ़ ही लेना है सारा। एक्सटेंशन क्या होता है, विलुप्तीकरण क्या होता है, नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरीज क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, जेसाइज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप कुछ भी करके इन चीज़ों को छोड़ा नहीं सकते हैं, इसको आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। हॉट स्पॉट भी पढ़ने हैं सारे क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जब पोल्यूशन की बात करते हैं, मुख्यतः लास्ट चैप्टर है ये आपके इसका। पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन आ जाता है इसमें, सॉइल पोल्यूशन आ जाता है, वाटर पोल्यूशन आ जाता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। 4 पोल्यूशन में से एक 100% फंस ही जाएगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और एसिड, इन तीनों में से 100% एग्जाम में आने के चांस हैं इसके। इसलिए आप कुछ भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ स्किप कर दिया है, और इसमें अगर आप स्किप करेंगे तो फिर इसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसपीसी।